Good evening, everyone. Is my voice and video clear? Voice और video clear है? So let's start with this. We were basically reading about gravitation, है ना? Gravitation हम पढ़ रहे थे, तो उसी चैप्टर को थोड़ा सा कंटिन्यू करना है और we'll finish it out in next 30 minutes. ग्रेविटेशन का जो भी अगला नंबर होगा नंबरिंग कर लेना, ठीक है? तो नेक्स्ट विल बी केपलर्स लॉ. कितने नंबर तक हमने ग्रेविटेशन कर लिया यार? देख लेते हैं एक बार. 11th पार्ट 2. मास और वेट तक हमने किया है ना. नेक्स्ट इज केपलर्स लॉ. ठीक है, तो 3 लॉज होते हैं केपलर्स के. देयर आर 3 लॉज इन ग्रेविटेशन जो हम केपलर्स लॉ के अंदर पढ़ते हैं. पहला लॉ क्या है? सपोज दिस इज अ सन. ये आपका सन है, जो ब्लैक से मैंने बनाया. दिस इज योर सन एंड दिस इज योर प्लैनेट. ये क्या है? हमारा प्लैनेट. तो प्लैनेट जो है सन के अराउंड मूव करता है एलिप्टिकल ऑर्बिट में. Planet moves around the sun in elliptical orbit. This is the first law. Planet moves around the sun in an elliptical orbit. This is the first law. सर ये ellipse क्या होता है? सर्कल देखा है आपने? सर्कल. तो सर्कल को अगर आप देखो ध्यान से, देयर इज अ सेंटर और सेंटर से इसके सरकमफरेंस पर सारा डिस्टेंस क्या होता है? सेम, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? रेडियस. ठीक है, बट व्हाट इज एन एलिप्स? एलिप्स क्या होता है? इट बेसिकली सर्कल को चिपका दो, ठीक है, और आपको 2 एक्सिस देखेंगे. ठीक है, दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस. और 2 फोकस होता है, F1 F2. तो इस तरीके के फिगर को हम क्या बुलाएंगे? एलिप्स. बाकी मैथमेटिकली भी एलिप्स का डेफिनेशन होता है कि 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट. उसके बारे में हम नहीं जा रहे हैं. ठीक, तो दिस इज योर एलिप्स. तो बेसिकली सन एक फोकस पर अज्यूम करते हैं और जो आपका प्लैनेट होता है वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है. ठीक है, तो दिस इज योर एलिप्स. पहला पॉइंट क्लियर है? पहला लॉ, केपलर का पहला लॉ क्लियर है आपको? केपलर का पहला लॉ क्लियर है? जस्ट गिव मी 1 मिनट. सभी को क्लियर है पहला लॉ? वेरी गुड. व्हाट इज द सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ क्या है केपलर का? ध्यान से देखिएगा. दिस इज योर सन, ठीक है, और मान लो प्लैनेट पहले यहां पर है. ठीक है, प्लैनेट इज एट पोजीशन ए, फिर गया पोजीशन बी में, और से फॉर एग्जांपल ए से बी जाने में इसे समय लगता है 3 दिन, 3 डेज. सिमिलरली मान लो ये सन के पास है सी और डी. सी से डी जाने में इसे समय लगता है 3 डेज. ठीक, नाउ अगर हम ये एरिया बना दें, कैन यू सी दिस एरिया जो मैंने शेड किया है? A1. और अगर ये एरिया बना दें A2, अगर समय सेम है
तो A1 विल बी इक्वल्स टू A2, यही सेकेंड लॉ है। ठीक है, इफ टाइम इज सेम देन एरिया स्वेप्ट इज सेम। समय दोनों में सेम था ना, देखो 3 days। समय अगर सेम है तो एरिया जो वो मूव करेगा वो इट विल रिमेन व्हाट, सेम। दिस इज द सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ क्या है बेटा, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मतलब पूरा एक चक्कर लगाना। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का अगर स्क्वायर कर दो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वेयर आर इज इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस, मतलब ये वाला दूरी, इसे सेमी मेजर एक्सिस, आधा। तो ये दूरी हम यहां पर आर बोल, कैपिटल आर। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ये 3 लॉ होते हैं केपलर के, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है पीटी में, जिस हिसाब से पीटी है वो बन गया है, तो ये सब डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं ये भी हम सीखेंगे। क्या, यहां पर सैटेलाइट वाले सेक्शन, नाउ सपोज दिस इज अर्थ और अर्थ के चारों ओर एक सैटेलाइट घूम रहा है। तो अर्थ के चारों ओर अगर सैटेलाइट घूम रहा है तो इस वेलोसिटी को हम क्या बुलाते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, now when you derive this formula of orbital velocity, it comes out to be g capital M divided by re, this is mass of earth और इसका स्क्वायर रूट। यहां से हमें ये पता चलता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी किसका, सैटेलाइट का, जो ऑर्बिट में मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सैटेलाइट। इतना भी भारी भरकम सैटेलाइट भेज दो, अगर आपको इसको से फॉर एग्जांपल 400 किलोमीटर दूरी पर दौड़ाना है तो आपको यही ऑर्बिटल वेलोसिटी देना होगा, भले आप 1000 केजी का सैटेलाइट भेजो या 50 केजी का सैटेलाइट भेजो। अगर उसको आपको 1000 किलोमीटर की दूरी पर दौड़ाना है तो यही वेलोसिटी लगेगी। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सैटेलाइट। क्लियर है सभी को? ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है सैटेलाइट की, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, भारी हो हल्का हो इतना ही चाहिए होगा। ऑब्वियसली ऑर्बिट के हिसाब से हर ऑर्बिट के लिए अलग अलग ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। क्यों? बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ विल चेंज, दैट्स व्हाई डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ विल चेंज। क्लियर है सभी को? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया हो ऑर्बिटल वेलोसिटी? वैसी वेलोसिटी जो कि ऑब्जेक्ट को अर्थ के अराउंड घूमते रखे, गिरे ना अर्थ की तरफ। सैटेलाइट के अंदर 2 टर्म्स आते हैं, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस। सुना है ये 2 टर्म? हैव यू हर्ड दिस टर्म, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस? सुना है? क्या मतलब होता है दोनों का? क्या मतलब होता है? ये मान लो अपना अर्थ है, अर्थ का बीच वाला जो सर्कल है दिस इज इक्वेटर। ठीक,
बीच वाला जो सर्कल है वो इक्वेटर है ना बेटा। नाउ से फॉर एग्जाम्पल आप इक्वेटर के पैरेलल ही एक ऑर्बिट में सैटेलाइट को डाल दो, ठीक है, इक्वेटर के पैरेलली ऑर्बिट को सैटेलाइट में डाल दो, सच दैट इसका टाइम पीरियड 24 आवर्स हो जाए, तो आपको क्या दिखेगा, वो सैटेलाइट हमेशा आपको स्काई में फिक्स्ड दिखेगा। से फॉर एग्जाम्पल आप और आपका दोस्त साइकिल से जा रहे हैं, दोनों की साइकिल की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, तो आपको आपका दोस्त रुका हुआ दिखेगा, ठीक है। यही कंसेप्ट यहां लगता है। अगर टाइम पीरियड सैटेलाइट का 24 घंटे का है तो आपको वो सैटेलाइट अर्थ में रुका हुआ दिखेगा। दैट्स व्हाई द नेम इज जियो स्टेशनरी। जियो सिंक्रोनस का मतलब क्या हो गया, इक्वेटर के अलावा जो डायमीटर है, से फॉर एग्जांपल डायमीटर ऐसे भी बन सकता है ना बेटा, डायमीटर ऐसे भी बन सकता है, तो इक्वेटर के अलावा डायमीटर के इसमें अगर आप सैटेलाइट को डालते हो तो दीज आर व्हाट, जियो सिंक्रोनस। इसका जगह वैरी करेगा, स्काई में फिक्स्ड नहीं दिखेगा ये, ठीक है, जियो सिंक्रोनस। इसके अलावा एक और होता है पोलर सैटेलाइट। तो पोलर सैटेलाइट क्या होगा, देखो यहां पर इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पोल वाला पाथ होगा ऐसा, तो पोलर सैटेलाइट बोलेंगे उसको, ठीक है। क्लियर है ये चीज, सभी को। बना लिया आपने। बना लीजिए। बना लेंगे तो बता दीजिएगा, और ये मत कीजिएगा कि बीपीएससी जब ये एग्जाम में पूछ ले उसके बाद पढ़ना शुरू कीजिएगा, मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग विथ रेस्पेक्ट टू सैटेलाइट इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को डाल दें तो वो कभी भी अर्थ पर रिटर्न होकर नहीं आएगा, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एस्केप वेलोसिटी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इतनी स्पीड से अगर आप ऑब्जेक्ट को फेंक दें तो वो अर्थ पर रिटर्न होकर नहीं आएगा। हाउ दिस इज कैलकुलेटेड, 2 GR। Again, this is not dependent on mass of the object. अर्थ के लिए ये है एस्केप वेलोसिटी। तो क्लास 9 का जो ग्रेविटेशन वाला पार्ट है वो इतना है, ठीक है। उसी चैप्टर में, मतलब ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ही एक सेक्शन और दे रखा है, फ्लोटेशन, ठीक है। एक सेक्शन और दे रखा है फ्लोटेशन।
और फ्लोटेशन में पहला जो है वो है बायंट फोर्स। फ्लोटेशन में जो पहला आपको टर्म दे रखा है दैट इज व्हाट, बायंट फोर्स। बायंट फोर्स है क्या? जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ फोर्स। फोर्स है तो कोई वैल्यू भी होगा इसका, ठीक है। एंड इट एक्ट्स ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझते हैं इसको, ठीक है। ध्यान से देखना। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर कंटेनर, और कंटेनर में कोई फ्लूइड है, ठीक है, ठीक। ये एक्सपेरिमेंट है। मान लो आपने एक सब्सटेंस लिया है, ठीक है, ऐसा एक आपने सब्सटेंस लिया है, और आपने इसको हवा में, अभी फ्लूइड में डाला नहीं है, यू आर वेइंग दिस इन एयर, ठीक। फिर आप क्या करते हो, इसी वजन को पानी में डुबाते हो, एंड अगेन आप इसका वजन करते, अगेन वेट करते हो। क्या लगता है, इफ दिस इज W1 and this is W2, what can be the relation between W1 and W2? बता सकता है कोई? ऑप्शन ए W1 greater than W2, ऑप्शन बी W1 equal to W2, ऑप्शन सी W1 less than W2, ऑप्शन डी none. This is your question. क्या होगा आंसर इसका? नाउ एक्सपेरिमेंट से आंसर आप क्या देखते हो, W1 will be greater than W2। इसका मतलब क्या, जब आपने बॉक्स को फ्लूइड में डाला तो वजन हुआ कम। ध्यान से समझना, आपने जब फ्लूइड बॉक्स को फ्लूइड में डाला तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, वजन हो गया कम। नाउ सी दिस, वजन कब कम होगा बेटा? वजन जो आप नापते हो, बेसिकली आप क्या नापते हो, वजन इज दिस, यही है आपका वजन। नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स आया विच इज इक्वल टू mg, यही है ना वजन आपका, सबको यही पता है। नाउ अगर ये वजन पानी में डूबने के कारण कम हुआ है, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लग रहा होगा। लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? क्योंकि जब ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा और तब जब आप वजन नापोगे तो क्या होगा, W माइनस एफ, ये वजन होगा। तो इट हैज reduced। तो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, और यही 9th में भी दे रखा है, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एक, जब, लिख लेना, when an object
is, डबल एम होगा, when an object is immersed in a liquid या fluid when that object is, बेटा वीडियो बंद कर लो, when an object is immersed in a fluid it experiences कैसा फोर्स बेटा, अपवर्ड फोर्स, ध्यान रखना, हो सकता है बीपीएससी में ऑप्शन में यही दे दे, पॉइंट फोर्स कैसा फोर्स है, अपवर्ड फोर्स, ठीक है, क्लियर है, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स cause of this upward force is fluid itself, ये अपवर्ड फोर्स इस बॉक्स के ऊपर कौन लगाता है, जिस फ्लूइड में ये डला है वो फ्लूइड लगाता है, समझ में आ गया, फ्लूइड को भी अंडरलाइन करना है, तो अगर फ्लूइड मान लो वाटर है और दूसरे केस में फ्लूइड ऑयल है तो वजन आपको अलग अलग दिखेगा, एक बार एक बॉक्स को आप ऑयल में डुबाओ, एक बॉक्स को आप वाटर में डुबाओ, घटेगा तो दोनों ही केस में, बट क्या दोनों में सेम रहेगा या अलग अलग, अलग अलग, क्योंकि बाइंड फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ फ्लूइड ऑल्सो, अपवर्ड फोर्स तो है ही बट इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ फ्लूइड ऑल्सो, तो नेचर ऑफ फ्लूइड पर डिपेंड कर जाएगा बाइंड फोर्स क्या है, समझ में आ गया सभी को, कितना घटेगा नहीं घटेगा वो बाद की बात है, तो क्या आप मुझे कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन बता सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट एक फ्लूइड में कब तैरेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड में कब तैरेगा, अरे कहां डेंसिटी के चक्कर में पड़ गए, यही दिक्कत है आपके साथ, क्या दिक्कत है कि जो पढ़ा रहे होते हैं वो आप कभी सोचना ही नहीं चाहते, दिक्कत इस चीज का है, an object will float when upward force is equal to this downward force, अपवर्ड फोर्स उसको डूबने ही नहीं देगा, अपवर्ड फोर्स जब उसको डूबने ही नहीं देगा तो मतलब जितने तरीके से आप नीचे खींच रहे हो उसी फोर्स से ही वो ऊपर जा रहा है, तभी तो नहीं डूबेगा, अगर ज्यादा हो गया तो पानी में डालोगे ऑब्जेक्ट उड़ने लगेगा, बॉइंट फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो आपने एक ऑब्जेक्ट को पानी में डाला देखोगे उड़ने लगा, बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ, अगर डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा हो गया तो डूब जाएगा,
ठीक है, क्लियर है। और जनरलाइज फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं कि अपवर्ड फोर्स को बड़ा होना होगा डाउनवर्ड फोर्स या उसके बराबर, है ना। क्लियर है ये चीज सभी को। अब ध्यान से देखना, हाउ डू वी राइट अ बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला, अपवर्ड तो बॉइंट है ना, इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख लो। स्लाइटली ग्रेटर तो हो सकता है। बॉइंट फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, पहले डाउनवर्ड फोर्स को मास इनटू जी, सिखाया था फोर्स लिखना। व्हाट इज दिस मास, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। मास को हमने क्या लिखा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। व्हाट इज दिस अपवर्ड फोर्स, this upward force is due to the mass of the liquid, तो density of the liquid into volume of object, object का volume तो दोनों में सेम है, into g। ये g से ये g चला जाएगा, ये vo से v ऑब्जेक्ट चला जाएगा, तो क्या मिला, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको दूसरे टर्म्स में लिखोगे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी लेस देन डेंसिटी ऑफ, तभी तैरेगा। ये कैसे आता है, ये क्लियर है। comes from buoyant force, और बॉइंट फोर्स में भी असम्पशन क्या है, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम और सबमर्ज्ड वॉल्यूम और ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम दोनों बराबर होना चाहिए, तभी ये वैलिड है। तो दिस इज अंडर सर्टेन कंडीशन, बट दिस इज अंडर ऑल कंडीशन। बॉइंट फोर्स को ज्यादा होना ही पड़ेगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट डूबेगा ही डूबेगा, और कोई उपाय नहीं। ठीक है, रो एल इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिख लो लिख लो लिख लो। रो ओ इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड, vo is volume of solid, g is acceleration due to gravity। हो गया सभी का। हो गया सभी का।
करो आंसर इसको। आइस की डेंसिटी 0.9 होती है, वाटर की 1 होती है, तो डेंसिटी इज नॉट सेम। ठीक है, डेंसिटी इज नॉट सेम। आइस क्यूब अगर आपने देखा होगा तो आइस क्यूब इतना बड़ा होता है, और जब ये मेल्ट होता है तो फैल जाता है, तो वॉल्यूम इज नॉट सेम। इसका मतलब क्या? मास विल रिमेन सेम। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी बदल रहा है, वॉल्यूम भी बदल रहा है, बट मास रिमेन्स व्हाट? सेम। दैट्स व्हाई द लिक्विड ऑफ द वाटर का लेवल, देखो आपने ग्लास में पानी लिया, आइस क्यूब डाल दिया, ठीक, एक लेवल होगा वाटर का, कुछ देर में आइस क्यूब मेल्ट हो जाएगा, तो लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स सेम बिकॉज दैट मास इज कांस्टेंट। ठीक है, डन। यस। नेक्स्ट सेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू फ्लूइड इज सरफेस टेंशन। ऑप्शन में इंक्रीज डिक्रीज होता तो मैंने बोला ना, इट रिमेन्स कांस्टेंट। लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स सेम, इंक्रीज डिक्रीज से क्या फर्क पड़ेगा? तो ऐसे भी गलत होगा। नेक्स्ट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में एक चीज हमें नोट करना है सबसे पहले, तो क्या इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, सब प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। सब प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। नाउ यहां पर देखो ध्यान से, लिक्विड को अगर आप एक कंटेनर में डाल दीजिए, ठीक, आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, ठीक, फ्लूइड जो है आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, ठीक। नाउ सी ध्यान से, यहां का जो मॉलिक्यूल है, सरफेस का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके एक तरफ क्या एयर, इसके दूसरे तरफ क्या वाटर, फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर का जो मॉलिक्यूल है, इसके एक तरफ वाटर और दूसरे तरफ भी वाटर। डोंट यू थिंक molecule at surface will behave differently? क्या ये समझ में आता है सभी को? सरफेस का जो मॉलिक्यूल है इट विल बिहेव डिफरेंटली, एक तरफ एयर एक तरफ वाटर, वाटर के अंदर का मॉलिक्यूल है दोनों ही तरफ वाटर। नाउ this behavior gives to a rise of certain property such that आपने
ड्रम बजाया है, ड्रम, हैव यू सीन दैट ड्रम? इस तरीके का गोल होता है, इधर से ऐसा भोपू होता है, आप इस पर मारते हो, ठीक है, तो ड्रम क्या होगा, पहले पचकेगा, है ना, ऐसा पीछे जाएगा और फिर वापस से सीधा आ जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर वापस से सीधा आ जाएगा। हैव यू सीन दिस? मारोगे तो पीछे जाएगा, फिर वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। हैव यू सीन दिस? तो बेसिकली उस केस में क्या हो रहा होता है, जब आप उसको मारते हो तो वो स्ट्रेच होता है, उसका एरिया बढ़ जाता है, एरिया इंक्रीजेस ऑन बीटिंग, ठीक है, और जैसे ही आप बीट हटाते हो, एरिया डिक्रीजेस ऑन रिमूवल ऑफ स्टिक। तो दिस लेस एरिया इज एसोसिएटेड विथ मिनिमम एनर्जी, और सरफेस टेंशन में भी यही हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, ये तो पूरा ड्रम का लिख दिया हमने, अब सरफेस टेंशन का लिख देंगे यहां पर। लिक्विड एट सरफेस tries to reduce its area to minimum such that it remains in the state of minimum energy. और इसी फेनोमेनन को हम क्या बुलाते हैं, सरफेस टेंशन। इसी फेनोमेनन को हम क्या बुलाते हैं, सरफेस टेंशन। तो लिक्विड ड्रॉप, ड्रॉप क्यों होता है, फ्लैट क्यों नहीं होता? बिकॉज स्फीयर का एरिया, लिक्विड ड्रॉप तो स्फीयर है ना बेटा, एरिया ऑफ स्फीयर इज कंसिडर्ड टू बी मिनिमम of all other geometrical object. कम एरिया मतलब मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाने की कोशिश करता है, और मिनिमम एनर्जी स्टेट में जाने के लिए उसको अपना सरफेस कैसा बना लेना होता है, स्फेरिकल। दैट्स व्हाई लिक्विड इज अ ड्रॉप and not a flat surface, not a cube, not a cuboid. हो गया बेटा? How is surface tension defined? Surface tension is equals to normal force per unit length. नॉर्मल फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर और जूल पर मीटर स्क्वायर। Anyone who would like to ask anything till here? किसी को कुछ पूछना हो? है थोड़ा टिपिकल। चीटी को देखे हो नहीं डूबते हुए? चीटी को देखे हो, चीटी को? हैव यू सीन दैट चीटी? चीटी को पानी के ऊपर देखे हो कि नहीं देखे हो, पहले ये बताओ। डूबते हुए देखे हो चीटी को? नहीं ना? चीटी को पानी के ऊपर देखे होगे लेकिन डूबते हुए नहीं देखे होगे। हैव यू सीन दैट? क्या होता होगा, देखना ध्यान से, देखो क्या होता है।
लिक्विड का, लिक्विड बना रहा हूं, ये जो सरफेस है ये लिक्विड का है। ध्यान से देखना, चींटी जैसे ही इसके ऊपर आकर बैठा हल्के से, ये जो सरफेस है ये कैसा बनेगा, ऐसा हल्का सा ड्रम की तरह इमेजिन करना, ड्रम की तरह। ठीक, अगर ऐसा बनेगा तो यहां से ऐसा फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, और चींटी का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देगा। तो ये जो शेप बना किसकी वजह से बना, सरफेस टेंशन की वजह से बना। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो लिक्विड जैसे बैठता, चींटी जैसे बैठती वैसे डूब जाती, वो स्ट्रेच ही नहीं होता लिक्विड, है ना। ड्रम की तरह स्ट्रेच नहीं होता तो क्या होता, चींटी डूब जाती। ये चींटी का फोर्स और ये लिक्विड का फोर्स। सेम केस इज विद रेस्पेक्ट टू निडल ऑल्सो। निडल, निडल देखा है, सुई धागा वाला, उसको भी एकदम हल्के से जेंटली पानी के ऊपर रखना, वो नहीं डूबता है। फ्लोटिंग ऑफ निडल ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ये भी नहीं डूबेगा। क्यों, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। जैसे ही नीडल रखोगे पानी का सतह स्ट्रेच हो जाएगा और नीडल का वजन को बैलेंस आउट कर देगा। यहां तक चीज क्लियर है सभी को। सरफेस टेंशन में अगला टॉपिक इज कैपिलैरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लो। क्वेश्चन ड्यू है इस सेक्शन से, कभी भी पूछेगा। नाउ से फॉर एग्जांपल दिस इज माय लिक्विड सरफेस, ठीक है, दिस इज माय लिक्विड सरफेस। लिक्विड क्या है, वाटर। लिक्विड क्या है, वाटर। एक ट्यूब लाओ और ट्यूब को ऐसे लिक्विड में डुबा दो। पतला ट्यूब होना चाहिए, वेरी थिन ट्यूब। पिपेट ट्यूब देखा होगा आपने स्कूल में, इस पानी में ऐसे करके डुबा दो। व्हाट यू विल सी, टेस्ट ट्यूब बहुत मोटा हो गया, पिपेट ट्यूब एकदम पतला वाला। व्हाट यू विल सी, इस तरीके का सरफेस बनता है ड्यू टू राइज ऑफ वाटर। ड्यू टू राइज ऑफ वाटर, ये फ्लूइड जिसमें आपने ये डुबाया है, ये फ्लूइड कौन सा है, वाटर। नाउ if this fluid is changed to mercury, fluid is changed to mercury, और सेम ट्यूब आप इंसर्ट करो, सेम ट्यूब आप इंसर्ट करो, व्हाट यू विल सी, इस बार लेवल राइज नहीं करेगा, लेवल ड्रॉप कर जाएगा, ऐसा नीचे आ जाएगा लेवल। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन।
देखो एक्चुअली एक पार्ट जो था सरफेस टेंशन का मैंने आपको नहीं बताया. इट इज विथ रेस्पेक्ट टू कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स. कोहेसिव फोर्स वैसा फोर्स होता है जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में एक्ट करे, मतलब वाटर वाटर. एडहेसिव फोर्स वैसा फोर्स होता है जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्ट करे. जैसे यहां पर देखो, ये वाटर का सरफेस है और यहाँ पर ट्यूब का सरफेस है, तो दो अलग अलग सरफेस. सरफेस 1 एंड सरफेस 2, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में एक्ट करता है एडहेसिव फोर्स. तो ये कोहेसिव एडहेसिव फोर्स के कारण यू विल सी एक केस में राइज इन वाटर, एक केस में डिप इन वाटर, डिप इन लेवल इन केस ऑफ मरकरी. ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, बिकॉज फिर बैलेंसिंग आएगी 2t cos थीटा अपॉन r, सो नॉट रिक्वायर्ड. राइज इन लेवल ऑफ वाटर, इसके फिर अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं. जैसे कि आपने रूट में पानी का खिंचाव देखा है. पानी डालोगे रूट में और रूट का पानी जो है ऊपर जाएगा. हैव यू सीन दैट? तो रूट hairs of plant work on this principle, capillarity principle. ठीक है. सिमिलरली दिया जलाए हो, दिया या फिर, ठीक है, हैव यू सीन दैट? दिया, उसमें जो रुई रहता है, रुई में ऑयल कैसे जाता है? इट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन कैपिलैरिटी. ऑयल इन wick of lamp, it is through capillarity. लैंटेन में भी, लैंटेन में भी. इसके बाद कैनाल सिस्टम के पास, कैनाल सिस्टम क्या होता है बेटा? वही जो पानी आप दूर से ले जाते हो इरिगेशन कराने के लिए, आप क्या देखते हो, कैनाल रीजन के पास वाटर का जो प्रेशर रहता है वो अलग अलग रहता है. तो उसकी वजह से नीचे के सॉल्ट्स जो है, नीचे का जो वाटर है वो खिंचाकर सरफेस पर आता है. और इसकी वजह से जब वाटर इवापोरेट हो जाता है तो वहां पर नमक छूट जाता है. ठीक है. तो दैट इज ऑल्सो अ व्हाट एग्जांपल ऑफ कैपिलैरिटी एक्शन. मान लो कभी इंक गिर जाए, है ना, बेड वेड पर, ठीक है, तो सोखने के लिए आप कुछ लाते हो ना उसके ऊपर, तो वो सोखता कैसे है? कैपिलैरिटी एक्शन. उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? ब्लॉटिंग पेपर. तो ब्लॉटिंग पेपर वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल, कैपिलैरिटी एक्शन. हाँ, कॉटन वगैरह भी जो लेकर आते हो वो इसी एक्शन पर काम करता है, खींचता है अपनी तरफ. खिंचाता क्यों है? बिकॉज ऑफ चेंजेस इन फोर्सेस. फोर्सेस का अलग अलग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. ऑयल इन विक, अरे वो कंटेनर और ऊपर वाला का विक होता है ना, वो जो देखियो लैंप, देखियो लैंप का वो इस तरीके का जो पार्ट बाहर निकला होता है जिसमें आग लगाते हो, उसे विक बुलाया जाता है. ठीक है, विक. अरे बत्ती, बत्ती. ठीक है, विक, बत्ती. ठीक है, कुछ पूछना हो? आपने सोप बबल देखा है? सोप बबल, ये बताओ.
ऐसे करके उड़ाया है सोप बबल। यस सर। हैव यू सीन अ लिक्विड ड्रॉप? पानी की बूंद नीचे गिरते हुए देखिए। आर दे सेम? सोप का बबल और लिक्विड का ड्रॉप, आर दे सेम? अरे सर क्या पूछ दिया। बस खेले थे आज तक तो, पूछ रहे हो तो अलग ही होगा। सो लिक्विड ड्रॉप एंड सोप बबल, if they are not same, then what is the fundamental difference between them? फंडामेंटल डिफरेंस जानने के पहले एक टर्म और सीखिए। सपोज दिस इज आउटसाइड प्रेशर and this is inside pressure. Consider the following statements. A, P inside is greater than P outside. रटने से काम नहीं चलेगा। P outside is greater than P inside. P inside is equals to P outside. D, none. प्रेशर लिखा है हमने, प्रेशर आउटसाइड और प्रेशर इनसाइड। बता सकते हैं क्या होगा आंसर? हाँ दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों के लिए सेम क्वेश्चन। अरे एक ही आंसर आएगा दोनों के केस में। एक बच्चा बोल रहा है बराबर, एक बच्चा बोल रहा है आउटसाइड ज्यादा होगा, एक बच्चा बोल रहा है इनसाइड ज्यादा होगा। लॉजिकली इसका आंसर देखते। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई ड्रॉप, आउटसाइड प्रेशर बड़ा हो गया। आउटसाइड प्रेशर अगर बड़ा हो गया तो बेटा ये क्या होगा? बूम, फूट जाएगा, बर्स्ट। काफी देर तक रहता है, आउटसाइड प्रेशर तो बाहर नहीं होगा। दिस इज नॉट द आंसर। आउटसाइड प्रेशर और इनसाइड प्रेशर बराबर हो गया तो क्या होगा? फूटेगा तो नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से प्रेशर क्या है? सेम। बट व्हाट विल हैपन? अगर आपने सोप बबल को ध्यान से देखा होगा बचपन में, जो कभी नहीं करते हम, सोप बबल की साइज पहले छोटी होती है, फिर बड़ी होती है, और फिर बड़ी होती जाती है। हैव यू सीन दिस? देखा है ये ऐसे वाले एक्सपेरिमेंट में? तो व्हाट डज दिस मीन? अगर बराबर होता दोनों प्रेशर, अगर दोनों प्रेशर बराबर होता तो ये साइज इंक्रीज कभी नहीं होता। ठीक है, साइज इंक्रीज हो रहा है मतलब अंदर का प्रेशर इज मोर, P inside is greater than P outside, size increases. अब ये बता दो कि सोप बबल और लिक्विड ड्रॉप में प्रेशर ज्यादा किसके अंदर होता है? ज्यादा तो हर केस में इनसाइड वाला ही होगा, लेकिन दोनों ही केस में ज्यादा प्रेशर किसके अंदर? बबल के अंदर या लिक्विड ड्रॉप के अंदर? इट इज मोर इन सोप बबल, ऑलमोस्ट डबल ऑफ लिक्विड ड्रॉप।
लिक्विड ड्रॉप की साइज उतनी रहती है। मोर प्रेशर, मोर इनसाइड प्रेशर इन केस ऑफ सोप बबल, 4T/R के बराबर होती है, 2T/R के बराबर। R इज रेडियस, T इज सरफेस टेंशन। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2 साइंस फिजिक्स के क्लास और बचेगी और वी विल बी कंप्लीटिंग इट। ओके, अच्छे से कर रहे हैं तो 2 में तो हो ही जाएगा। कुछ पूछना हो किसी को, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? एक टॉपिक बच गया है हीट और साउंड। ओके, एक टॉपिक बच गया है हीट और साउंड, और लास्ट टॉपिक विल बी न्यूक्लियर फिजिक्स, और उससे फिर हम केमिस्ट्री पर जंप करेंगे। So that will be all from my side. Bye everyone. कुछ पूछना हो किसी को, ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आज दिस। Anyone who would like to ask anything? No one? चलो फिर we'll end the class over here. Bye then. Bye everyone. Thank you. Bye.